हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट, आपका आज फिर एक बार स्वागत है वेटिकन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं साइंस, और साइंस में हम पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर को आगे कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान आ रहा होगा हमने प्लेन मिरर के 5 पॉइंट्स पढ़ लिए थे, जिसमें हाँ याद करिए, मैंने आपसे पूछा था मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर कितनी होती है। चलिए आंसर दीजिए मनी मन। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। तो आपने आंसर क्या दिया? 1, यानी कि प्लेन मिरर की मैग्निफिकेशन 1 होती है। मैंने आपको बताया भी था कैसे आया ये फॉर्मूला, यानी कि 1 कैसे बना था। एक बार रिवाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की ऊंचाई नीचे आएगी और एक तरीके से प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर आएगी। दोनों ऊंचाइयां, दोनों हाइट, दोनों साइज सेम होते हैं, इसलिए सेम को सेम से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 1 आएगा। हाँ सही बताया, नहीं तो सेम सेम हो जाती है आपकी, ठीक है, नहीं तो सेम सेम हो जाते। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मज़ा आएगा, आपकी कहानी है और मेरी जुबानी है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि ये प्लेन मिरर है भाई, ये हो गया प्लेन मिरर, और आप जो हैं गुस्से में हैं भाई, ये आप हो भाई, आप बहुत गुस्से में हैं। आप किसी को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे किसी को देने गए गिफ्ट, ठीक है, वाह जी वाह। गिफ्ट के नाम से तो आपके मन में क्या है, लड्डू फूट जाते हैं। चलिए, आप किसी को गिफ्ट देने गए और हुआ क्या कि उसको गिफ्ट पसंद नहीं आया, उसने गुस्से में आके गिफ्ट आपकी तरफ फेंक दिया, ठीक है। और आप गुस्से में घर भागते भागते आए मिरर के सामने, दर्पण के सामने भागते भागते कि देखूं तो सही यार मैं कैसा दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो आप मिरर की तरफ भागते हुए जा रहे हैं, मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, मिरर की तरफ। तो क्वेश्चन बनता है कि आपकी इमेज भी तो भागती हुई आएगी, आपकी इमेज यहां से भागती हुई आएगी भाई, ठीक है। आपको सीन याद आ रहा होगा DDLJ का, ठीक है भाई, DDLJ का सीन याद आ रहा होगा। एक तरफ से काजोल भागती हुई आ रही है, एक तरफ से शाहरुख खान, ठीक है, सरसों का खेत होता है शायद वो, और दोनों आमने सामने होते हैं, ठीक है। ऐसे केस यहाँ पे है, तो आपकी इमेज भी क्या है, भागती हुई आएगी। तो क्वेश्चन बनता है कि आपकी इमेज की रियल स्पीड क्या होगी। तो रियल स्पीड ऑफ इमेज, रियल स्पीड ऑफ इमेज प्रतिबिंब की वास्तविक चाल, प्रतिबिंब की वास्तविक चाल ये हो जाएगी सेम, वास्तविक चाल सेम रहेगी, 50 मीटर पर सेकंड रहेगी, 50 मीटर पर सेकंड रहेगी भाई, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अपेरेंट स्पीड, अपरेंट स्पीड ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की आभासी चाल क्या होगी, ये क्वेश्चन बनेगा। प्रतिबिंब की आभासी चाल वो हो जाएगी 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। अपेरेंट स्पीड ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी भी, डबल, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड। क्योंकि सर ऐसे कैसे आ गया 100 मीटर पर सेकंड, तो सुनिए ध्यान से, सिंपल सी बात है, मैथ्स आप पढ़ते होंगे भाई, ठीक है। मैथ्स में क्या होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुएं सेम साइड में जा रही हो, यानी कि आमने सामने हो, आमने सामने भाग रही हो, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी,
ठीक है, काजोल भागती हुई आती है मूवी में, शाहरुख खान भी भागते हुए आते हैं और पीछे बैकग्राउंड में गाना तो बजता ही है भाई। लेकिन हमने तो अपनी फिजिक्स की चीज़ निकालने काम की। तो आप बोलेंगे सर दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दोनों को लग रहा होगा कि ये डबल स्पीड से भागता हुआ आ रहा है, डबल स्पीड से, ठीक है। तो डबल स्पीड का मतलब क्या है कि अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 50। कौन सी भाई, इसकी नज़र में ये भागता हुआ आएगा 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। मैं कहता हूं ये भागता हुआ आता है v मीटर पर सेकंड स्पीड से। v खाली एक क्या है, v खाली एक हम कह सकते हैं वेरिएबल है, चर है, चर हिंदी बोलते हैं चर, चर ले भाई चर ले, ठीक है। ऐसा चर नहीं है ये क्या है, चर यानी वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। तो अगर v स्पीड से भागता हुआ आता है तो रियल स्पीड क्या हो जाएगी, रियल स्पीड तो v रहेगी भाई, v मीटर पर सेकंड रहेगी रियल स्पीड। लेकिन अपेरेंट स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, 2v हो जाएगी। प्रतिबिंब की आभासी स्पीड क्या हो जाएगी, 2v मीटर पर सेकंड। v यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा, सिंपल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर कोई इंसान मिरर की तरफ भागता हुआ आता है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर, तो आप बताएंगे इमेज भागती हुई दिखाई देगी उसको 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि डबल स्पीड से भागती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और रियल में देखा जाए तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड रहेगी उसकी। पॉइंट क्लियर हुआ, चलें आगे। देखिए स्टूडेंट्स, आगे पॉइंट नंबर 7, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। तो पॉइंट नंबर 7 समझिए। हाँ जी, पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है, पॉइंट नंबर 7 में कि कहता है कि कोई इंसान, ये चंगू मंगू मान लो, ये चंगू मंगू जो है 6 फीट इसकी हाइट है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा फिर आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। 6 फीट इसकी हाइट है, 6 फुट का इंसान है भाई चंगू मेरा, ठीक है। ये कहता है मुझे अपने घर में प्लेन मिरर लगाना है। तो प्लेन मिरर चाहे तो इतना छोटा लगा सकता है, चाहे तो इतना बड़ा लगा सकता है, चाहे तो मीडियम साइज का लगा सकता है भाई प्लेन मिरर, ठीक है। तो कहता है मैं कितनी हाइट का प्लेन मिरर यूज़ करूं ताकि मेरी पूरी इमेज आ जाए, ताकि मेरे जूतों से लेकर मेरे सिर तक सारी की सारी इमेज दिखाई दे मुझे, यानी कि मैं दिखना चाहिए कैसा, जेंटलमैन, जेंटलमैन मुझे दिखना चाहिए अपने आप को। तो वो है ना, राजू बन गया जेंटलमैन, वैसे ही मेरे चंगू कहता है मुझे भी जेंटलमैन बनना है, तो मैं कितने फीट का मिरर लगाऊं। तो हम क्या बोलेंगे, मिनिमम, यानी कि मिनिमम हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझाता हूं, एक बार हिंदी में भी लिख लूं, यानी कि कम से कम वस्तु की ऊंचाई का आधा, यानी कि दर्पण, यानी कि मिरर जो है, दर्पण जो है वो वस्तु की ऊंचाई का कम से कम आधा होना चाहिए, तभी जाके पूरी इमेज आपको दिखाई दे पाएगी, वरना नहीं दे पाएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसे मिरर कम से कम 3 फीट का लगाना पड़ेगा। 3 फीट से अगर नीचे का लगाया उसे अपनी इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी। 3 से ऊपर का लगा लेगा तो इमेज पूरी पूरी दिखाई दे जाएगी। ये मेन कंसेप्ट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो सुन लीजिए, आंसर दे दीजिए, कंसेप्ट क्लियर। कहेगा कि एक खिड़की के बाहर 100 मीटर, या हम कहें कि खिड़की के बाहर मान लो 20 मीटर, हाँ 20 मीटर का कोई ट्री है, कोई पेड़ है, उसकी पूरी इमेज देखने के लिए
मिरर की ऊंचाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आप बताएंगे बेस का आधा यानी कि 10 मीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसे दे दे कौन सा मिरर उपयुक्त नहीं है, सुटेबल नहीं है? आप बताएंगे जिसकी ऊंचाई 10 मीटर से कम है वो सुटेबल नहीं है, वो अनुचित है यानी कि उचित नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, नोट साथ साथ आपने कर लिया। ये था पॉइंट नंबर 7। अब बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 की ओर। पॉइंट नंबर 8, देखें पॉइंट नंबर 8 जो मेरा है, आपसे पूछा जाता है कि फोकस ऑफ ए प्लेन मिरर, फोकस ऑफ ए प्लेन मिरर इज एट खालिस्तान, यानी कि प्लेन मिरर का फोकस कहाँ होता है? आप बताएंगे इन्फिनिटी पे होता है, एट इन्फिनिटी। पॉइंट समझ लें हिंदी में भी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फोकस, समतल दर्पण का फोकस, समतल दर्पण का फोकस कहाँ होता है भाई? अनंत पर होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, ये नया है भाई, अनंत। समझे इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको ये दे दिया जाए प्लेन मिरर, समतल दर्पण, नीचे क्या भी कोटिंग कर रखी है, पर चढ़ा रखी है सिल्वर की, आया याद? चलिए, तो यहाँ पर ये आती है रे। अब रे कहाँ जाएगी? आगे जाएगी भी टकरा के। ऐसे ही इसी के पैरेलल मैंने क्या बनाया भाई? इंसिडेंट रे बनाई। ये क्या है भाई? ये है IR1 और ये है IR2। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई? ये बन गया RR1 यानी कि रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, परावर्तित किरण पहले वाली, और ये क्या बन जाएगा? परावर्तित किरण दूसरे वाली, RR2 रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये रे जो हैं आपस में कब मिलेंगी? कहोगे सर पूरा बोर्ड पार कर दो तभी भी नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी ना भाई। इसका मतलब अगर ये मान लो अगर मिलेंगी तो कहाँ मिलेंगी? इन्फिनिटी पे मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, आया समझ में बच्चों? यानी कि आपसे पूछा जाए फोकस कहाँ पे होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये रे आपस में कहाँ जाके मिलेंगी? आप बताओगे इन्फिनिटी पे मिलेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 8 क्लियर भाई। अब पॉइंट नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे हम। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है? खूबसूरत सा पॉइंट नंबर 9, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण, समतल दर्पण की फोकल दूरी, ये आपसे पूछा जाता है। आप क्या बताएंगे? इनफानाइट, इनफानाइट यानी कि अनंत। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझ लो भाई, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेकर P पॉइंट से लेकर और जहाँ पे ये रे मिलेंगी, मान लो यहाँ मिली है, यहाँ पे मान लो, तो ये दूरी कितनी होगी? यानी कि ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट हो गया जहाँ पे दोनों रेज मिली हैं, ये पॉइंट P और ये पॉइंट क्या हो गया? जहाँ पे फोकस बना है, फोकस बना है इन्फिनिटी पे। तो पॉइंट P से लेके फोकस तक की जो दूरी है उसे कहेंगे फोकल लेंथ, उसे कहेंगे फोकल दूरी। और ये कितनी हो जाएगी? अनंत, इन्फिनिटी हो जाएगी। मापते रह जाओगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी, ये मापी नहीं जा पाएगी। ठीक है, हुई बात क्लियर? तो यहाँ पे आएगा समतल दर्पण। चलिए, ये पॉइंट क्लियर भाई। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 10 की ओर। पॉइंट नंबर 10 कहता है
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर। तो सर इतने भारी भरकम नाम कैसे आएंगे याद? तो आ जाएंगे, चिंता ना करिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए प्लेन मिरर, ऑफ ए प्लेन मिरर, इसे बोलते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ये क्या होगी सुन लीजिए, पहले मतलब समझिए फिर आप आंसर दे पाएंगे। देखें, ये है प्लेन मिरर, ये है प्लेन मिरर, और ये पॉइंट क्या है ए, और ये पॉइंट क्या है यहाँ पे बी। अब मुझे ये बताइए कि ये प्लेन मिरर के जो एंड्स हैं, ये जो एंड हैं ए और बी, ये कौन से पॉइंट पे आके मिलेंगे? देखो, अगर इसको देखा जाए, ये कहाँ जाएगा? आगे की ओर बढ़ेगा। ये भी क्या है? आगे की ओर बढ़ेगी। दोनों आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। अगर दोनों को आपस में मिलना पड़े तो क्या है? पीछे से घूम के कहीं आएंगी, पीछे से घूम के कहीं आएंगी और एक बड़ा सा सर्कल बना देंगी। ठीक है, पीछे से कहीं घूमते हुए आएंगी, बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर देंगी, पीछे से घूमते हुए आएंगी, बड़ा सा सर्कल ड्रॉ कर देंगी। अगर सर्कल बहुत बड़ा बनेगा, वृत्त बहुत बड़ा बनेगा, उसकी त्रिज्या भी क्या बनेगी? बहुत बड़ी बनेगी। उसकी रेडियस भी क्या बनेगी? बहुत बड़ी बनेगी। इसलिए क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट यानी कि अनंत होती है, अनंत, अनंत। ठीक है, हुई बात क्लियर? तो ये पॉइंट्स आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनंत, या ऑप्शन मिलेगा आपको 0, या मिलेगा 1, या मिलेगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट नंबर 10, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11, बढ़िया पॉइंट है, मजेदार पॉइंट है। देखें पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11 हमारे पास है कि पावर ऑफ ए प्लेन मिरर, पावर ऑफ ए प्लेन मिरर, पावर ऑफ ए प्लेन मिरर। ठीक है, पावर बोलते हैं शक्ति, तो समतल दर्पण की शक्ति कहेंगे यहाँ पे। समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है ये पूछेगा। तो पहले पावर का मीनिंग समझे, पावर का मीनिंग समझिए। पावर का मीनिंग क्या होता है? पावर का मीनिंग होता है एबिलिटी या कैपेसिटी, क्षमता। कैपेसिटी या तो रेज को क्या करे? या तो रेज को कन्वर्ज करे, रेज को कन्वर्जिंग करने की कैपेसिटी। अभी एक बार लिख लूँ हिंदी में, फिर समझाता हूँ आपको दोनों लैंग्वेज में। या क्या है? रेज क्या हो? डाइवर्जिंग हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, कन्वर्ज को कहने की मिलाना, एक बिंदु पे मिलाना, और डाइवर्जिंग यानी कि फैलाना। अब पॉइंट समझे, मतलब क्या है कि कैपेसिटी का मतलब यहाँ पे क्षमता है। समतल दर्पण की क्षमता रेज को फैलाने की कितनी है, और रेज को यानी किरणों को मिलाने की क्षमता कितनी है। रेज को फैलाने और मिलाने की क्षमता कितनी है, उससे हम कहते हैं पावर। तो समतल दर्पण की बात की जाए भैया, इसके पास पावर नहीं है कि रेज को फैला दे या रेज को एक ही पॉइंट पे मिला दे, ऐसी पावर इसके पास नहीं है।
ये तो जैसी रेज आएंगी वैसी रेज वो आगे भेज देगा। मिलाने की और फैलाने की, कन्वर्ज करने और डाइवर्ज करने की पावर इसके पास नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसके पास कैपेसिटी नहीं है, मिलाने की कैपेसिटी नहीं है, फैलाने की। इसलिए हम कहते हैं पावर क्या है, जीरो यानी कि शून्य। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है। पावर क्या है इसकी, शून्य यानी कि जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थे प्लेन मिरर के 11 पॉइंट्स। प्लेन मिरर के 11 पॉइंट्स थे। अब हम लेके चलते हैं प्लेन मिरर से जुड़े हुए कुछ छोटे से, हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल हैं, नंबर ऑफ इमेजेस को लेकर, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या को लेकर। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, दो प्लेन मिरर को, दो समतल दर्पण को एंगल्स पे रखा जाएगा, मान लो 90 डिग्री के, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितनी इमेजेस बनी। कोई बात क्लियर। अब ऐसे हो सकता है कि दो एंगल्स को रखा जाए 60 डिग्री के एंगल पे और एक बीच में कोई चंगू मंगू खड़ा कर दिया जाए और आपसे पूछेगा कितनी इमेज बनी। चलो और आसान चलते हैं, आप ही की लाइफ से जुड़ी हुई कहानी और मेरी जुबानी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करते हैं, कटिंग करवाने जाते हैं तो आपके बैक साइड में मिरर लगा होता है, फ्रंट साइड में लगा होता है। अगर मेरे जैसा कोई शरारती बच्चा रहा होगा तो कहा होगा किसे भाई, कटिंग करने वाले को, भैया मेरे सिर गिनियो एक बार, मेरे सिर गिनियो कितने सिर दिखाई दे रहे हैं पिछले वाले मिरर में। तो अगर थोड़ा सा वेला इंसान होगा, खाली बैठा होगा, तो आपके सिर गिनने शुरू कर दिए होंगे। आपने क्या बोला होगा, है गलत गिन दिए, दोबारा गिनो कितने गिने हैं, ठीक है, दोबारा फिर गिनने स्टार्ट किए होंगे। फिर आपने क्या बोल दिया, यार तो गिनती आती नहीं है, तूने गलत गिन दिए हैं, दोबारा गिन। तो दोबारा नहीं गिना, गुस्सा हो जाएगा। आप सही आंसर क्या बताएंगे, इनफाइनाइट सिर बनेंगे, बहुत सारे सिर बनेंगे। कैसे, वही टॉपिक लेके चल रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। शानदार टॉपिक, जानदार टॉपिक, एग्जाम में आता हुआ टॉपिक है ये और आपको दिखाई भी देगा। तो देखिए, नंबर ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर, नंबर ऑफ इमेजेस बाय प्लेन मिरर, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या। अब इसको समझने के लिए आपको दो बातें सीखनी पड़ेंगी। यहां बनाता हूं भाई मैं। पहला है सिमिट्री, सिमिट्री यानी समरूपता, समरूपता, ठीक है। सेकंड है असिमिट्री, असिमिट्री यानी कि असमरूपता। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा। इसमें फॉर्मूला लगेगा n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा और 360 डिग्री, n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1। अब पहले मतलब समझ लीजिए, फिर हम बात कर लेंगे फॉर्मूलाज की और इस पे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे सोल्व कर लेंगे। देखो, सिमिट्री का मतलब क्या है कि मैंने दो मिरर लगाए, एक मिरर यूं, एक मिरर मान लो यूं लगाया, मैंने दो मिरर लगाए इस तरीके से। अगर मैं इस मिरर से खड़ा हूं 2 मीटर के डिस्टेंस पे, इस मीटर से भी खड़ा हूं मैं 2 मीटर के डिस्टेंस से, दोनों मिरर से मैं 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं, ठीक है। यानी कि मान के चलिए एक मिरर ये है, एक मिरर ये है, ठीक है, ये एक मिरर ये मार्कर, मैं बीच में कहीं खड़ा हूं, जितना इससे दूर खड़ा हूं उतना इससे दूर खड़ा हूं। बीच में ये हो गया, मैं इस मिरर से 2 मीटर दूर, इस मिरर से भी 2 मीटर दूर, बीचों बीच खड़ा हूं, तो क्या बोलूंगा, सिमिट्री यानी कि समरूप खड़ा हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक मिरर के पास खड़ा हूं, एक मिरर से दूर खड़ा हूं, डिस्टेंस अनइक्वल हो गया,
एक मिरर के पास, सेकंड मिरर से दूर, ठीक है। तो क्या बोलूंगा, असिमेट्री केस है ये, यानी कि असमरूपता है इसके अंदर। अब समझिए, अगर समरूपता है, लिखा आएगा एग्जाम के अंदर सिमेट्रिकल केस है, अगर वहां पे कोई केस नहीं लिखा गया, ये वर्ड नहीं लिखे गए, तो आपने क्या समझना है कि वो केस कौन सा है, सिमेट्री केस है, वो ऑटोमेटिकली सिमेट्री हो जाएगा। अब समझे पॉइंट, मैं कहता हूं सिमेट्री वाला केस है और एक बच्चा दो मिरर्स के बीच में खड़ा है, मिरर के बीच एंगल को लिखेंगे थीटा, दो मिरर के बीच एंगल है 90 डिग्री का, सिमेट्री वाला केस है और बच्चा सिमेट्री पे खड़ा है, तो बताओ कितनी इमेज बनेंगी। सिमेट्री में खड़ा है तो फॉर्मूला लगाएं ये वाला, n इज इक्वल टू 360/थीटा। तो आप थीटा की वैल्यू पुट करें, क्या आएगा, फर्स्ट केस बना रहा हूं भाई, तो केस आएगा 360/90 डिग्री, दैट इज 4 इमेजेस, 4 इमेज बनेंगी, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुआ। सिमेट्री आएगा तो पहले वाला फॉर्मूला लगा दो, 360/थीटा डिग्री, थीटा आपको गिवन होएगा, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आएगा। ऐसे मैं कहता हूं सेकंड केस कि दो मिरर के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो बताओ कितनी इमेज बनेंगी। इसका मतलब सिमेट्री केस है, सिमेट्रिकल, तो क्या होगा 360/थीटा दैट इज 60 डिग्री, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 6, इसका मतलब 6 इमेज बनेंगी। ऐसे ही मैं कहता हूं कि एंगल कितना है, एंगल है 120 डिग्री, दो मिरर्स के बीच में, सिमेट्री वाला केस है, तो आप क्या करेंगे 360/120 दैट इज 3, यानी कि 3 इमेज बनेंगी। ऐसे ही मैं कहता हूं कि एंगल कितना है, एंगल है 180 डिग्री, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 360/180 दैट इज 2 इमेज बनेंगी, ठीक है। ऐसे ही मैं कहता हूं कि एंगल कितना है भाई, सिमेट्री वाला केस लेके चल रहा हूं, एंगल है 0 डिग्री, आप क्या बोलेंगे 360/0। अब ऐसे कर दो भाई, 0 0 उड़ा दो, हाँ मैथ्स तो आपने सीखा है ना, तो यहाँ 0 0 कैंसिल नहीं होगा। अगर दो मिरर को हम लगाएं 0 डिग्री के एंगल पे, यानी कि पैरेलल लगाएं, पैरेलल समानांतर, वही बार्बर वाला केस जिसमें कहा था इमेज बहुत सारी बनेंगी, उसमें क्या था, उसमें ये तो था एक मिरर ये रहा, एक मिरर पीछे, बीच में बैठ गए आप, तो आपके सिर कैसे बनेंगे भैया, बनेंगे तो जैसे आपका सिर वैसे ही ना, लेकिन संख्या में बहुत ज़्यादा बनेंगे, ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट बनेंगे। उस केस में एंगल क्या है 0 डिग्री, तो जब 0 डिग्री होगा तो इमेज कैसी कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट इमेज बनेंगी, अनंत इमेज बनेंगी। लास्ट पॉइंट, अगर थीटा में लेके चलूं 360 डिग्री, तो इमेज कितनी बनेंगी 360/360, एक इमेज बनेंगी सिमेट्री वाले केस में, सिमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कोई बात क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एक तरीके से न्यूमेरिकल्स हैं, अभी हमने सिमेट्री वाले केस पर ही किए हैं, जो असिमेट्री असमरूपता वाला केस है उसमें हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने नोट्स बना लिए होंगे, ऐसी क्लासेस कंटिन्यू रखें अपनी। सो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर।